हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कस्तूरी बैच के पहली क्लास में। दोस्तों, आपकी कस्तूरी बैच प्रारंभ हो चुकी है और ये कस्तूरी बैच संपूर्ण रूप से मोटर और जनरेटर पे आधारित है। चाहे वो सिंगल फेज का मोटर हो या 3 फेज का, चाहे एसी का जनरेटर हो या डीसी का, सभी पार्ट को हम कस्तूरी बैच के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है ना, ये क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में होगी, जो कि इसका एक उद्देश्य होगा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अपने थ्योरी को कवर करें। इसलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बैच है ये आपको ये समझाने की कोशिश करेगी कि आखिर में मोटर और जनरेटर किस प्रकार से काम करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट्स आता है तो आप हाथों के हाथ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिए, वहां से आपके डाउट्स को लिए जाएंगे और दोबारा दोस्तों उसी कमेंट बॉक्स में आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर साझा करें। दोस्तों, चलिए हम प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन। अपना नोटबुक अपने हाथ में रखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो मशीन जो होती है, इनको आपको ना कॉन्सेप्ट को समझना होता है, क्योंकि इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो दोस्तों मोटर समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपना पूरा फोकस इस क्वेश्चन पे और नोटबुक अपने हाथ पे होना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक समान टॉर्क प्राप्त करने हेतु सिंगल फेज का पावर फैक्टर और 3 फेज मोटर के तुलना में कितना होना चाहिए। हमें तुलना किया गया है, दो मोटरों के बीच में तुलना करने को कहा जा रहा है कि एक मोटर है सिंगल फेज का, दूसरी मोटर है 3 फेज का। मान के चलिए कि 1-1 किलोवाट के हैं, दोनों मोटर 1 किलोवाट के हैं। तो आप बताइए, अगर हमें एक समान टॉर्क प्राप्त करना है तो सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। ध्यान देना दोस्तों, जो हमारी 3 फेज मोटर है, इस इंडक्शन मोटर का टॉर्क अधिक होता है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। अगर हम इसको सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना दे तो पावर फैक्टर के मान को कितना करें कि 3 फेज का मोटर के बराबर ही सिंगल फेज का मोटर टॉर्क उत्पन्न करे। तो उसके लिए दोस्तों हमें पावर फैक्टर को कम करना होगा। किसके पावर फैक्टर को? सिंगल फेज मोटर के पावर फैक्टर को कम करना होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 1 बराबर होना चाहिए, 0 अधिक या कम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखना, जब किसी मोटर को मैन्युफैक्चर या बनाया जाता है तो उस समय दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि अगर दोस्तों हम 3 फेज की जगह पे सिंगल फेज मोटर को इस्तेमाल कर रहे हैं कम रेटिंग वाले, तो हम अगर 3 फेज के बराबर टॉर्क उत्पन्न करना चाहे तो हम बेशक सिंगल फेज मोटर से टॉर्क उतना उत्पन्न कर सके, अगर हम मोटर को कम पावर फैक्टर पे डिजाइन करेंगे तो सिंगल फेज मोटर का जो पावर फैक्टर है वो हमेशा कम करेंगे, तभी 3 फेज मोटर के पावर के 3 फेज मोटर के टॉर्क के बराबर आप टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर किस स्पीड पर प्रारंभ होती है। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा है, आप समझना, क्योंकि मैं भी जब पढ़ा करता था ना कॉलेज में, तो जो मेरे प्रोफेसर थे उनकी बातों को मैं पूरा ध्यान से सुनता था। क्योंकि दोस्तों मोटर को जब तक आप सुनेंगे नहीं ना, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ दोस्तों तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि जो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर है ये किस स्पीड पर प्रारंभ होती है। ध्यान देना कि जो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर है ये सिंगल फेज मोटर है, और सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ये जो हमारी सिंगल फेज मोटर सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर है, ये पूरी तरह से सेल्फ स्टार्ट है और सिंक्रोनस स्पीड पे भी चलती है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड प्रारंभ में कैसी होती है। तो ध्यान देना, जब सिंगल फेज मोटर को हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो वो क्या करता है, सेल्फ स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होता है। क्लियर? जब ये रिलक्टेंस
मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड के आसपास आ जाती है। आप मान के चलिए कि जो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर है ये 2 पोल का है, 2 पोल की मोटर है, तो इसकी जो NS स्पीड होगी ये 3000 आरपीएम होगी, 3000 आरपीएम। अगर रोटर का जो स्पीड है इस 3000 आरपीएम के आसपास जब पहुंच जाती है तो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का जो रोटर होता है उसमें रिलक्टेंस टॉर्क उत्पन्न होता है। वो टॉर्क क्या करता है कि स्टेटर वाइंडिंग का जो फ्लक्स है और रोटर वाइंडिंग का जो फ्लक्स है उन दोनों फ्लक्स को सिंक्रोनाइज कर देता है, यानी कि वो चुंबकीय रूप से कपल्ड कर देता है। और जिस स्पीड से यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से एयर गैप में ट्रेवल करता हुआ फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, तो जब रोटर का भी फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हुए फ्लक्स के साथ कपल्ड हो जाता है चुंबकीय रूप से, तो रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमने लग जाती है। तो देखना यहां पे पूछा गया है कि स्पीड प्रारंभ में कैसी होती है, तो प्रारंभ में दोस्तों ये इंडक्शन मोटर की तरह प्रारंभ होती है, और जब रिलक्टेंस मोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंच जाती है तो रोटर में एक टॉर्क उत्पन्न होता है जो कि दोनों के फ्लक्स को सिंक्रोनाइज कर देता है, फिर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लग जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रयोग किया गया ऑक्सिलरी कॉइल का प्रतिरोध कैसा होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, हमें पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। हम क्यों नहीं है इसको समझते हैं। अगर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो वजह सिर्फ एक ही है कि उसमें एक ही वाइंडिंग है और वो है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार का होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, उसमें रिएक्टेंस दोस्तों बहुत अधिक होती है। तो क्या होता है कि जो सप्लाई हम देते हैं मोटर को चालू होने के लिए, तो उस सप्लाई में करंट और वोल्टेज दोनों होता है। तो जो करंट और वोल्टेज होती है ना, उनके बीच में दोस्तों 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी कि यहां पे अगर वोल्टेज है तो यहां पे करंट होगी और इनके बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर होगा। क्यों? क्योंकि जो रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध है वो बहुत कम है। अगर प्रतिरोध को हम बढ़ा दें तो यही करंट कहां पे आ जाएगी? यहां पे। अब वोल्टेज और करंट के बीच में बहुत कम डिफरेंस बचेगा, बहुत कम अंतर बचेगी दोस्तों। इसीलिए हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं और उस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है उसका प्रतिरोध दोस्तों बहुत अधिक होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम सहायक वाइंडिंग कहते हैं। उसका प्रतिरोध जब अधिक होता है तो ये जो मेन करंट और मेन वोल्टेज है इनके बीच में पहले 90 डिग्री का अंतर था, प्रतिरोध अधिक होने के कारण इनके बीच में अब दोस्तों कितना 40 डिग्री का अंतर बचा। ये फेज डिफरेंस ये जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो अंतर है ये जितना कम होगा स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही अधिक होगी। अब देखिए पहले 90 था अब 40 हो गया, यानी कि टॉर्क धीरे से थोड़ा सा बढ़ गया। अब मोटर क्या होगी? सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाने का मतलब क्या था कि प्रतिरोध को बढ़ाना। तो प्रतिरोध कैसा होता है ऑक्सिलरी कॉइल का? तो उच्च होता है। कैसा? उच्च। ये पतले तार होते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में प्रतिरोध उच्च होता है, रिएक्टेंस का मान कम होता है। रिएक्टेंस जितना कम होगा दोस्तों करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस जो है अंतर वो उतना ही कम होगी। क्लियर है? सुनते चलिए बस और नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस दिशा में घूमता है? तुल्यकालिक दिशा में, तुल्यकालिक के विपरीत, स्टेटर के एक्सिस में या स्वयं की दिशा में? कोई नियत नहीं है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस दिशा में घूमता है? जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है? एयर गैप होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारी? ये तो है स्टेटर और बीच वाली है रोटर। इसके बीच में देखिए ये क्या है? एयर गैप। तो जब हम इसको सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो यहां पे उत्पन्न होता है फ्लक्स, स्टेटर में फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा? इस एयर गैप में
एयर गैप में दोस्तों ये सिंक्रोनस स्पीड यानी कि ns स्पीड से ये घूमना स्टार्ट करता है। जब ये घूमने लगता है तो ये इसकी जो दिशा होती है दोस्तों हमेशा घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉक वाइज। जो सिंक्रोनस स्पीड से फ्लक्स घूम रही है एयर गैप में उसकी दिशा हमेशा घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में होगी। तो क्या करेगा, जब ये फ्लक्स घूमना स्टार्ट करता है तो फैराडे ने क्या कहा था कि अगर घूमते हुए फ्लक्स में अगर किसी कंडक्टर को आप रखते हैं और वो फ्लक्स उस कंडक्टर को बार बार टच करता है, बार बार उसको कट करता है, तो उस रोटर उस कॉपर वायर में भी यानी कि उस कॉइल में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या? ईएमएफ लिखना यहां पे, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही ईएमएफ उत्पन्न हुआ रोटर में तो यहां से लेंज नियम स्टार्ट होता है। लेंज नियम कहता है कि भैया रोटर में जिस वजह से ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करेगा। तो ईएमएफ किसकी वजह से उत्पन्न हुआ था? फ्लक्स की वजह से। अब ईएमएफ क्या करेगा? ईएमएफ कहां पे है? ये रोटर में है। अगर रोटर जिस दिशा में फ्लक्स घूम रहा है अगर उसी दिशा में रोटर भी घूमने लगे तो क्या लेंज का नियम लागू होगा? नहीं होगा। लेंज ने कहा था कि इसका विरोध करना है। तो ये इस दिशा में घूम रहा है, अगर रोटर भी इसी दिशा में घूमेगा तो विरोध कहां से हो पाएगा? यानी कि ये रोटर को कट करते जाएगा, कट करता जाएगा, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता जाएगा, यानी कि अनंत ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। हमें इसको रोकना है तो रोटर मजबूरन क्या करता है? ये उल्टा दिशा में यानी कि ये इस दिशा में घूमने लगता है, क्लॉकवाइज दिशा में। अब समझना, यही कहा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस दिशा में घूमेगा? हमेशा तुल्यकालिक के विपरीत। आप खुद सोच के देखिए कि मोटर का जो रोटर है ये इस डायरेक्शन में घूमता है या इस डायरेक्शन में? हमेशा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज दिशा है यानी कि राइट दिशा में घूमता है। तो उल्टा दिशा में कौन घूमता है? जनरेटर। जो विद्युत पैदा करते हैं वो उल्टा दिशा में घूमते हैं और जो विद्युत का खपत करते हैं वो सीधी डायरेक्शन में घूमते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में। देखिएगा 5th नंबर का क्वेश्चन है कि एसआरएम किस मोटर का पूर्ण नाम होता है? एसआरएम स्विच रिलक्टेंस मोटर। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्विच रिलक्टेंस मोटर। एक और मोटर होती है एससीएम, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? स्क्वायरल केज मोटर। ऐसे शॉर्ट नाम दोस्तों आजकल कंपटीशन में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। एसआरएम का होगा स्विच रिलक्टेंस मोटर, एससीएम का होगा स्क्वायरल केज मोटर। क्लियर है? मोटर के रोटर में प्रेरित हुई ईएमएफ की प्रवृत्ति कैसी होगी? यानी कि जो हमारी सिंगल फेज की मोटर होती है, एक तो होता है रोटर और दूसरी होती है स्टेटर। हम जब इस स्टेटर को सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। वो ईएमएफ उसको हम नाम देंगे E1। और जो दूसरा रोटर है, इस रोटर के कंडक्टर में भी ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसको हम E2 नाम देते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि प्रेरित हुई ईएमएफ। अब E1 भी प्रेरित हुआ है और E2 भी प्रेरित हुआ है, तो ये किस नेचर के होंगे, किस प्रवृत्ति के? तो ये हमेशा दोस्तों अल्टरनेटिंग नेचर के होते हैं। क्लियर? अगर आपसे ये कह देना कि E1 और E2 के बीच में जो अंतर है विद्युतीय रूप से वो कितना है, तो आप लिखना 0 डिग्री का अंतर है ना। E1 और E2, E1 प्लस E2 के बीच में 0 डिग्री का अंतर है। यानी कि ये एक वायर है, इसी में E1 वोल्टेज भी चल रही है और इसी में E2 वोल्टेज भी चल रही है। क्लियर? लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि जो सप्लाई वोल्टेज होती है V और प्रेरित ईएमएफ E1, इसके बीच में कितना अंतर है, तो लिखना सप्लाई वोल्टेज V1 और उत्पन्न वोल्टेज E1 के बीच में 180 डिग्री का अंतर होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस डेटा को आप नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने किलोवाट रेटिंग तक की होती
है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सिंगल फेज की मोटरें हैं वो 10 किलोवाट तक की होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि 10 किलोवाट की एक सिंगल फेज की मोटर है और 10 किलोवाट की एक 3 फेज की मोटर है, तो आप किस मोटर को चुनाव करेंगे, किस मोटर को आप सिलेक्ट करेंगे? तो आपको हमेशा 10 किलोवाट की जो 3 फेज की मोटर है इसी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं जैसे इसकी किलोवाट रेटिंग आप बढ़ाते जाएंगे तो इसमें जो हमिंग नॉइस है ना वो शोर अधिक होता है, वाइब्रेशन दोस्तों बढ़ती जाती है और फाइनली इसका जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता, वो कम होती जाती है। तो जो 10 किलोवाट की लोड 10 किलोवाट की सिंगल फेज की मोटर है उसकी दक्षता कम होगी, उसमें आवाज अधिक निकलेगी, वाइब्रेशन अधिक होगा। और जो 10 किलोवाट की 3 फेज की मोटर है उसमें दोस्तों टॉर्क अधिक मिलेगा और आवाज भी कम मिलेगी। तो आपको किसको सिलेक्ट करना होगा? 10 किलोवाट की जो 3 फेज की मोटर है इसको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सर्पी वलय इंडक्शन मोटर की घूर्णक कैसी होती है? रेगुलर डेल्टा में, रेगुलर स्टार में, या रेगुलर शॉर्ट होता है, या फिर स्टार्टिंग में स्टार और रनिंग में डेल्टा होती है, या एंड रिंग से शॉर्ट होती है? तो दोस्तों जो सर्पी वलय यानी कि स्लिप रिंग मोटर की रोटर होती है वो हमेशा स्टार में जुड़ी होती है, यानी कि मोटर के अंदर देखना ये क्या है, ये है रोटर और ऊपर वाली है ये स्टेटर। इसमें 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है, ये है पहली फेज, ये है दूसरी फेज और ये है इसकी तीसरी फेज। हर कॉइल का 2 सिरा होता है, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो हर सिरा के अंतिम वाले पॉइंट को अंदर ही अंदर शॉर्ट कर देते हैं और बाहर हर फेज का एक एक वायर बाहर निकालते हैं इस प्रकार से। और स्लिप रिंग, ये मान के चलिए ये एक रोटर है, इसी रोटर में 3 स्लिप रिंग लगी होंगी, हर फेज के लिए अलग अलग स्लिप रिंग। तो आर फेज के स्लिप रिंग के साथ लग जाएगी, वाई फेज वाली वायर वाई फेज पे और बी फेज वाली बी फेज पे। इस प्रकार से दोस्तों वाइंडिंग हमेशा शॉर्ट में होती है, यानी कि हमेशा स्टार में होती है, स्टार कनेक्टेड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए कि अगर इंडक्शन मोटर के रोटर का प्रतिरोध बढ़ता है, जो इसका प्रतिरोध है अगर ये बढ़ता है तो मोटर में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? देखना, जो मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने की विधियां हैं वो 2-3 प्रकार की विधियां हैं दोस्तों। उनमें से एक विधि होता है कि प्रतिरोध को बढ़ाकर हम मोटर को, प्रतिरोध का मान बढ़ाकर मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। तो जो मोटर है उसके प्रतिरोध का मान, यानी कि रोटर के प्रतिरोध का मान अगर आप बढ़ाते हैं तो मोटर में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? ऑप्शन है स्टार्टिंग टॉर्क घट जाएगी, टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बेहतर एमएमएफ उत्पन्न होगा, या स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, या रनिंग टॉर्क 0 हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा हम स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाए इसलिए करते हैं। देखिए जो रनिंग वाइंडिंग होती है, केवल रनिंग वाइंडिंग में सिंगल फेज मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाना पड़ता है। और लगाने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि उसका प्रतिरोध हम बढ़ा दें। क्लियर? तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए कि वह कौन सा मोटर है जिसके स्पीड को बदलना असंभव है? सर्वो मोटर, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, शेडेड पोल, या स्टार डेल्टा मोटर? देखिए दोस्तों वह कौन सा मोटर है जिसके स्पीड को चेंज करना दोस्तों असंभव है? तो ध्यान देना, वो शेडेड पोल मोटर है। इसको हम कभी भी उल्टा दिशा में नहीं घुमा सकते, यानी कि जो इसका रोटर है, रोटर अगर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं घुमा सकते। बाकी मोटरों का दोस्तों अगर 3 फेज की मोटर है तो जो सप्लाई वायर है उस वायर को, किसी भी 2 फेज की वायर को आप चेंज कर दीजिए, स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन सिंगल फेज मोटर में दोस्तों शेडेड पोल मोटर एक इस प्रकार का मोटर है जिसके स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते निर्माण होने के बाद। यानी कि मोटर एक बार बन गया, डिजाइन हो गया, तो दोस्तों हम फिर उसके घूमने की दिशा को चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके
डिजाइन को फिर चेंज करना होगा ताकि हम इसके घूमने की दिशा को चेंज कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर के। ये कस्तूरी बैच का पहली क्लास कैसी रही, कितना आपने सीखा, कितने कॉन्सेप्ट को समझा, क्या आपने अपने नोटबुक में नोट किया। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये क्लास, अपने दोस्तों के पास जरूर इस क्लास को शेयर कीजिए। और दोस्तों कल हम फिर से मिलते हैं सिंगल फेज के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।